नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप देख सकते हैं। वो केवल आपके लिए बनाई गई है। अधिशासी अधिकारी का जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको इस प्रकार की वीडियो जो कृषि से संबंधित है वो फ़ायदा पहुंचाएगी, क्योंकि यहाँ से आपको पता लगेगा आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कृषि यानी भारतीय कृषि से संबंधित। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आती रहेगी अगर आपका प्यार वीडियो को मिलता रहेगा। तो शुरू करते हैं। जैसे आज का प्रश्न है, किस बीज के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है प्रजनक बीज, प्रमाणित बीज, आधार्य बीज या पंजीकृत बीज। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रजनक बीज। प्रजनक बीज के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है। इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन ए राइट आंसर, याद रखना है। उसके बाद है श्रमिक मधुमक्खी क्या है? तो बताइए श्रमिक मधुमक्खी क्या है? आपने पढ़ा होगा, ड्रोन है, नपुंसक नर है, नपुंसक मादा है या इनमें से कोई नहीं। तो वो कौन सी मधुमक्खी है जो वर्कर की तरह काम करती है, श्रम करती है, जिसे हम श्रमिक मधुमक्खी के नाम से जानते हैं? तो वो है ऑप्शन सी नपुंसक मादा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नपुंसक मादा। इसको रखना है आपको याद। आपने पीड़कनाशक पढ़े होंगे, पेस्टिसाइड आपने पढ़े होंगे, जैव पीड़कनाशक, अजैव पीड़कनाशक। तो आपको इस प्रश्न में बताना है कि निम्न में से कौन सा जैव पीड़कनाशक नहीं है। ऑप्शन है बायोनीम, बायोलैब, डीपेल, कार्बेरिल। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप आसानी से बता पाएंगे निम्न में से कौन सा जैव पीड़कनाशक नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्बेरिल। जैव पीड़कनाशक नहीं है, जबकि बायोनीम, बायोलैब और डीपेल जैव पीड़कनाशक हैं। ऑप्शन डी है इस प्रश्न का राइट आंसर, क्योंकि इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा जैव पीड़कनाशक नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे और पेस्टिसाइड को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी मेंशन है पेस्टिसाइड। कपास में गंभीर चूसक नाशक जीव है। तो बताइए कपास में निम्न में से कौन सा गंभीर चूसक नाशक जीव है? ऑप्शन है लीफ होपर, चित्तीदार सुंडी, गुलाबी सुंडी या अमेरिकन सुंडी। तो राइट आंसर है लीफ होपर। इसको रखना है याद। अब देखिए बहुत ही अच्छा आपके लिए प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम किस वर्ष से पास हुआ? तो राइट आंसर है 1914 में पास हुआ विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम 1914। इस अधिनियम को रखना है याद। बाकी यहाँ से कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट किए हुए हैं और यही आपको यहाँ पढ़ाई जाएंगे जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम में रहेगी। जैसे दीमक के निवास स्थान को किस और नाम से भी जाना जाता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कैनाल, टनल, माउंट या केव। तो जो दीमक का निवास स्थान होता है, आपके घरों में भी दीमक का निवास स्थान बना होगा, तो अगर आप उसके निवास स्थान को नाम देना चाहें तो आप उसे दे सकते हैं माउंट। तो जो दीमक होता है उसके निवास स्थान को माउंट नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है जिसके रिपीट होने की संभावना रहेगी। भारत में किस फसल में सबसे अधिक कीटनाशक प्रयोग होते हैं? तो बताइए धान में, गन्ना में, मक्का में, कपास में। हाईलाइट किया हुआ है, इससे आपको याद रहेगा कपास। कपास में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है कीटनाशक। इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट करेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न, एक एक नंबर बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस प्रकार की वीडियो आपके सामने है। निम्न में से कौन सा पादप रोग वाहक है? तो बताइए एफिड, कपास की सफ़ेद मक्खी, फल मक्खी या ग्रास होपर। तो निम्न में से कौन सा पादप रोग वाहक है? तो राइट आंसर है कपास की सफ़ेद मक्खी है पादप रोग वाहक। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में है? तो ये है आपकी फरीदाबाद में। ये इम्पोर्टेंट है, आलू में पिछेती सुलझा रोग का क्या कारण है? तो बताइए आलू में पिछेती सुलझा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पिछेती सुलझा नामक रोग किस में होता है? आलू में होता है। आपसे इतना ही पूछा जाएगा, तो याद रखिए पिछेती सुलझा नामक जो रोग है
वो आलू में होता है। किस कारण होता है? तो ये होता है फाइटापथोर के कारण। ये भी आप याद रख सकते हैं। वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हाईलाइट नहीं किया गया है। पौधों में सिट्रस कैंकर रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये होता है आपका बैक्टीरिया के कारण होता है पौधों में सिट्रस कैंकर नामक रोग। इम्पोर्टेंट ये है, धान में खीरा रोग का क्या कारण है? ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। धान में खीरा रोग का क्या कारण है? धान में खीरा रोग का कारण है जिंक की कमी। जिंक की कमी के कारण धान में खीरा रोग होता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको रखना है ध्यान। उसके बाद है भारतीय कृषि शोध प्रबंधन अकादमी किस शहर में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी रखना याद। भारतीय कृषि शोध प्रबंधन अकादमी किस शहर में? तो वो है हैदराबाद में। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। भारतीय कृषि शोध प्रबंध अकादमी किस शहर में है? तो आपका होगे हैदराबाद। बहुत ही अच्छी एक योजना है, इसको आप छोड़िए क्योंकि ये थोड़ी पुरानी हो चुकी है। अब जो इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्रता से पूर्व निम्न में से कौन सी ग्रामीण विकास योजना शुरू हुई थी? तो वो हुई थी सहकारी आंदोलन। इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्रता से पूर्व निम्न में से कौन सी ग्रामीण विकास योजना शुरू हुई थी? तो वो हुई थी सहकारी आंदोलन। अब चलते हैं ऊपर वाला भी देख लेते हैं क्योंकि आपके मन में चल रहा होगा। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये किया गया था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। इसको भी आप याद रख सकते हैं, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 कहाँ स्थापित हुआ? तो ये स्थापित हुआ पौंडीचेरी में। इम्पोर्टेंट है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में कहाँ स्थापित हुआ? पौंडीचेरी में स्थापित हुआ, पौंडीचेरी में। उसके बाद है उच्च किस्म उपज कार्यक्रम किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो ये 1966 में प्रारंभ हुआ। उच्च किस्म उपज का कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1966 में प्रारंभ हुआ। प्रश्न है, पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम बार किस शहर में प्रारंभ किया गया? तो वो प्रारंभ किया गया नागौर, राजस्थान से। इसको याद रखना है। भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम क्या था? तो वो था कृषि चैनिका। क्या था? कृषि चैनिका था भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम। सामुदायिक विकास योजना किस वर्ष से प्रारंभ हुई? तो पता होगा आप सबको, सामुदायिक विकास योजना 1952 में शुरू हुई। इसको याद रखना है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सेवाग्राम योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो सेवाग्राम योजना महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। प्रश्न है, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थापित है? तो ये है करनाल में। कहाँ स्थापित है? करनाल में स्थापित है गेहूं अनुसंधान निदेशालय। एक ही फसल को निरंतर वर्ष दर वर्ष उसी खेत में उगाने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एकल क्रॉपिंग। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एकल क्रॉपिंग। एक ही फसल को निरंतर वर्ष दर वर्ष उसी खेत में उगाने को कहते हैं मोनोक्रॉपिंग या एकल क्रॉपिंग। भारतीय हरित क्रांति के जनक आपको पता होगा कौन थे? तो वो थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। वर्तमान में भारत में फसल संघनता है कितनी है? तो फसल संघनता तो वो है 140%। वर्तमान में भारत में फसल सघनता कितनी है? 140% है। फसलों में रोगिंग क्रिया क्यों की जाती है? तो बताइए, फसलों में रोगिंग क्रिया क्यों की जाती है? तो वो की जाती है वांछित फसल से अवांछित पौधों को उखाड़ना, यानी जो जरूरी फसलें हैं उनमें से जो बेकार फसलें हैं उनको उखाड़ने के लिए रोगिंग क्रिया की जाती है। इसे याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कल हम देखेंगे दूसरे अलग प्रश्न, कृषि से संबंधित होंगे। बाकी इसमें जो रह गए हैं उनको देख लेते हैं थोड़ा पीछे जाके, और हम रिपीट भी कर सकते हैं। भारतीय कृषि शोध प्रबंधन अकादमी कहाँ है? सबको पता है, हैदराबाद में है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में कहाँ स्थापित हुआ? पौंडीचेरी में स्थापित हुआ। और स्वतंत्रता से पूर्व निम्न में से कौन सी ग्रामीण विकास योजना शुरू की गई? तो वो थी सहकारी आंदोलन।
धान में खीरा रोग इम्पोर्टेंट है, जिंक की कमी से होता है, ये आपको याद रखना है। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो ये प्रारंभ किया गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, इसको याद रखना है। और पौधों में सिट्रस कैंकर रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, ये भी आपको याद रखना है, वो होता है बैक्टीरिया के कारण। उसके बाद है भारत में किस फसल में सबसे अधिक कीटनाशक प्रयोग होते हैं, कपास में होते हैं। निम्न में से कौन सा पादप रोग वाहक है, तो वो है कपास की सफ़ेद मक्खी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आज हमने देखा है। दीमक के निवास स्थान को क्या कहते हैं, माउंड कहते हैं। कपास में गंभीर चूसक नाशक जीव है, क्या है, लीफ हॉपर है। विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम किस वर्ष पास हुआ, 1914 में पास हुआ। निम्न में से कौन सा जैव पीड़क नाशक नहीं है, बायोनीम, बायोलैप और डीपेल जैव पीड़क नाशक हैं, जबकि कार्बेरिल जैव पीड़क नाशक नहीं है। और उसके बाद हमने देखा कि श्रमिक मधुमक्खी क्या है, तो वो होती है नपुंसक मादा। और किस बीज के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है, तो वो है प्रजनक बीज के लिए। बाकी हम कल ये प्रश्न देख चुके हैं, बाकी के जैसे गेहूं के फसल के विकास के लिए उचित तापक्रम कितना होता है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, इम्पोर्टेंट है। और पूसा मंजरी किस सब्जी की उन्नतशील प्रजाति है, लौकी की है। हमने देखा था ललित किस फल की उन्नत प्रजाति है, तो ये अमरूद की है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम देख चुके हैं। मटर के बीज के अंकुरण हेतु उपयुक्त तापक्रम कौन सा है, 22 डिग्री सेल्सियस। ये कल की वीडियो में हो चुका है। तो नमस्कार, बने रहिए चैनल के साथ। कल फिर मिलते हैं अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ धीरे धीरे।